प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको इस क्लास में सचिवी पद्धति से क्या आशय है इसके बारे में आपको समझाएंगे कि सचिवी पद्धति सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या होता है और इसका ऑफिस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आप सभी लोग हमारे साथ में MOM&P मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस का ये सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत आप सभी लोग ऑफिस का ये टॉपिक है और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सचिवी पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो आज मैं आपको सचिवी पद्धति के बारे में समझाने वाला हूँ कि सचिवी पद्धति है क्या। इसकी पूर्व की क्लास में हमने आपको कार्यालय पद्धति के बारे में आपको बताया था। कार्यालय पद्धति क्या है, किस तरीके से इसके अंदर कार्य किया जाता है और इसके लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपके उस पर पड़ी हुई हैं आपके ग्रुप में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सचिवी पद्धति है क्या आखिरकार, पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि सचिवी पद्धति का आशय यह है कि विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं और निर्धारित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कंपनी संगठन, थोड़ा सा लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं एवं निर्धारित थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा कि ये कैसी कार्य सचिव पद्धति होती है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सचिव पद्धति क्या है। इसमें लिखा है विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाएं। वो व्यवस्थाएं क्या हैं, उसके लिए आपको ना सचिव की जो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स होता है थोड़ा सा उसे समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ सचिवी पद्धति के बारे में पढ़ना है कि सचिवी पद्धति के अंतर्गत कार्य कैसे किए जाते हैं, सचिवी पद्धति क्या होती है। ठीक है ना, तो जो हम कहेंगे थोड़ा सा उस पर फोकस करना है। ठीक है, विभिन्न वैधानिक का मतलब होता है लीगल।
ठीक है ना। जो लीगल कार्रवाई की जाती है उसको हम कहते हैं वैधानिक कार्रवाई। वैधानिक व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब, वैधानिक व्यवस्था का मतलब होता है एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं वो हमारी व्यवस्था कहलाती है वैधानिक व्यवस्था, है ना। लीगल का मतलब जैसे ये यहाँ पर सचिव की बात की गई है, सचिव कंपनी में जो नियुक्त किया जाता है वो सभी वैधानिक कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब कंपनी में वैधानिक कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन उसको सभी नियमों के अंतर्गत करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को वहाँ से उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो जो एक भारतीय कंपनी अधिनियम अधिनियम 1956, ठीक है ना, ये एक संविधान है एक कंपनी के, जिसके अंतर्गत कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जिस प्रकार से हमारा संविधान है, अभी संविधान के अंदर अगर सभी लोग काम करते हैं, सबके अधिकार होते हैं, किसको कैसे रहना है, ठीक है, किसके क्या दायित्व है, सब दिया जाता है। वैसे कंपनी किस तरीके से काम करेगी, इसके कर्मचारी किस तरीके से काम करेंगे, तो वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में दिया गया है। ये प्रारंभ में जो ये नियम बना था, उसके बाद में संशोधन हुआ, 74 में हुआ, ऐसे संशोधन इसमें होते रहते हैं। तो इसमें सब कुछ पूरी व्यवस्था दी है कि लीगल कार्रवाई किस तरीके से की जाए, तो वो वैधानिक व्यवस्था है ना, कि किस तरीके से काम करना है। तो विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं एवं निर्धारित कार्य प्रक्रिया, निर्धारित का मतलब है जो इसमें निर्धारित की गई है कि कोई काम होना कैसे है ना। ऐसा नहीं कि काम किसी को करना है, अधिकार क्षेत्र किसी के पास है और आप काम किसी और से करवा रहे हैं, वो निर्धारित प्रक्रिया तो नहीं है। निर्धारित है कि जैसे आप कॉलेज में आते हो, एक कमेटी बनाई गई कि MM ब्रांच का एडमिशन जो है ये कौन लेगा, है ना, तो आपको वहीं जाना। ऐसे नहीं कि कोई भी टीचर मिला और आपने उसको अपनी फाइल पकड़ा दी, तो ये निर्धारित प्रक्रिया नहीं है ना। पहले आपको क्या करना है, फाइल बनानी है, फाइल बनाने के पश्चात अपने सभी कागजों को सेल्फ अटेस्ट करना है, फिर फीस जमा करनी है। बिना फीस जमा किए हुए किसी का एडमिशन हुआ है क्या, तो वो प्रक्रिया के अंतर्गत है कि आपको फीस जमा करनी है, फिर आपको जो निर्धारित कमेटी है उसके सम्मुख उपस्थित होना है, वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित होगा। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति ना आए, कोई दूसरा आकर के उसका एडमिशन ले ले, ऐसा संभव नहीं होता है ना। तो निर्धारित प्रक्रिया ये है कि काम कैसे किया जाएगा, है ना, उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कंपनी संगठन जिस संस्था के अंतर्गत काम होना है वो संगठन हमारा से संबंधित विभिन्न कार्यों का निष्पादन करना ही आपका सचिव पद्धति है ना। अब इसको हम सचिव पद्धति क्यों कहते हैं, है ना, इसको कोई और पद्धति क्यों नहीं कहते, इसको सचिव पद्धति ही नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सचिवी पद्धति के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब सचिव के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा, वो सचिव के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि सचिव ही वह व्यक्ति होता है जिसको वैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होती है। वैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होती है, किसी और को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वह वो कोर्स कर चुका है, उसने वो शिक्षा प्राप्त की है, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी है। कोई अन्य व्यक्ति आ जाएगा, इसको पता ही नहीं है कि ये काम करने का क्या तरीका है ना। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, नहीं पता, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे उसमें, कहाँ से करवाना है, कितनी फीस होनी है, किस एक्ट के अंतर्गत होगा, कुछ नहीं जानकारी है। तो वो ये सभी कार्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं, और सचिव हमेशा भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत काम करता है। सचिव के द्वारा काम करने के कारण ही उसको हम क्या कहते हैं, सचिव पद्धति। अब पद्धति का मतलब होता है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस कैसे होती है, पद्धति का रूप ये कैसे, कोई व्यवस्था एक पद्धति का रूप क्यों लेती है और कैसे कैसे लेती है। मैंने कहा कि पद्धति में वही काम रोज रोज होते रहते हैं। सचिव जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका एक निर्धारित वे है, तरीका है, और उसी चैनल में वो काम होगा। ऐसा नहीं इस बार किसी और रास्ते से और दोबारा करेगा तो किसी और रास्ते, ऐसा नहीं होने वाला है। उसका रास्ता बिल्कुल सेम है हर बार, मतलब काम करने के जो तरीके होते हैं वो सेम होते हैं। प्रैक्टिस जब आप किसी चीज़ की करते से आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हो, उसमें कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आपने का लिखा तो इसको आप ऐसे ही तो लिखते हो, है ना। अब दोबारा इसको प्रैक्टिस करोगे
तो वैसे ही प्रैक्टिस का मतलब पद्धति से। जब कहीं किसी कार्यालय में सचिव के द्वारा वो काम बार बार किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिस। सचिव के द्वारा ऐसे काम जो वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्धारित कार्य प्रक्रिया के तहत बार बार किए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं सचिव पद्धति। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा इस पर जब अध्ययन करेंगे, एक बार मनन करने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। सचिव के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, सचिव जो व्यक्ति होता है वो संस्था का एक श्रेष्ठ अधिकारी होता है, एक हायर पोस्ट होती है ना, तभी वो संस्था के वैधानिक कार्यों को करने के लिए लायबल होता है, उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो सचिव क्या है, थोड़ा सा इसके लिए भारतीय कंपनी अधिनियम में एक डेफिनेशन इसको दी गई है, वो डेफिनेशन के बारे में आपको बताते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1974, पहले हमने बताया था 1956 है ना, फिर उसके पश्चात उसमें संशोधन कर दिया गया 1974 में। तो जो सचिव की जो डेफिनेशन थी उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दी गई थी, क्योंकि पहले जो था तो किसी भी व्यक्ति को सचिव बनाया जा सकता था, कोई उसकी योग्यता निर्धारित नहीं थी। तो ये जो संशोधन हुआ वो 1974 में हुआ था। इस 74 के संशोधन में धारा 1(2) है, एक्ट 2 के सेक्शन 45 है ना, सेक्शन 45 दिया हुआ है, उसमें सचिव की एक डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है ना। उसमें बताया गया है सचिव का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित योग्यता रखता है तथा जो ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव के द्वारा किए जाते हैं। तथा अन्य कार्यालयीन तथा प्रशासकीय
ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन दी गई है कि सचिव की, सचिव आखिर में क्या होता है, किसको कहते हैं हम सचिव, है ना। तो इसको जब आप देखेंगे तो इसमें हमने लिखा कि सचिव का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है, ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित योग्यता रखता है। अभी हमने आपको उसकी योग्यताएं नहीं बताई हैं, आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अगर आपको सचिव बनना है तो कौन कौन सी योग्यताएं अपने अंदर होनी चाहिए। तो अभी आप ये समझो कि योग्यताएं हैं जो निर्धारित है, अगर वो योग्यताएं उसके पास हैं तभी वो सचिव के पद पर कार्य कर सकता है, दवाई नहीं कर सकता है। तो वो निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए, और वो निर्धारित योग्यताएं आपकी कहाँ मेंशन है, भारतीय कंपनी अधिनियम में दर्ज की गई है, लिखी हुई है, ठीक है ना। वो योग्यताएं उसके पास में होनी चाहिए तथा जो ऐसे कर्तव्यों को, कर्तव्य का मतलब कार्य से होता है, ड्यूटीज से है, जो उसको ड्यूटीज दी गई है, ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम का मतलब अधिनियम से अभिप्राय है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और संशोधन के पश्चात 1974 में, तो अधिनियम से अभिप्राय क्या है आपका, कि अधिनियम अर्थात भारतीय कंपनी अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम से अभिप्राय है भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 या 1956, ठीक है। तो वो उन्हीं कर्तव्यों को करेगा कि भारतीय कंपनी अधिनियम में बताए गए हैं कि अंतर्गत एक सचिव के द्वारा किए जाते हैं, उनसे अलग नहीं उसको करना है। अगर वो उनसे अलग करता है अर्थात वो भारतीय कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करता है, वो सचिव नहीं हो सकता, ठीक है। तथा अन्य कार्यालय में और भी अन्य प्रकार के कार्य होते हैं उनको, तथा प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जो नियुक्त किया जाता है। पहले की अगर आप डेफिनेशन में आपको बताऊंगा आगे चल करके, 1956 में दी हुई थी, वहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि सचिव एक ऐसे व्यक्ति से, सचिव का अभिप्राय व्यक्ति से नहीं था, वहाँ पर कोई भी फर्म हो सकता था, कोई संस्था हो सकती थी, उसको भी सचिव बनाया जा सकता था। लेकिन ये देखा गया कि ऐसे तो कोई भी मनमाने ढंग से किसी पर भी दबाव बना करके या अपने निजी स्वार्थ के लिए वो सचिव बन सकता था, लेकिन फिर इसमें संशोधन कर दिया गया, एक व्यक्ति को ही सचिव माना गया, किसी कंपनी को सचिव नहीं माना गया, ठीक है। और उसकी योग्यताएं निर्धारित नहीं थी, वो भी निर्धारित कर दी, मतलब किसी भी अंगूठा छाप को भी सचिव बना दिया गया, बोलो मत जाओ सचिव, है ना। तो फिर उसको मना कर दिया गया संशोधन में। यह एक डेफिनेशन आपके सम्मुख मैंने यहाँ पर लिखी है, चाहे तो आप लोग इसमें लिख भी सकते हैं। सेक्शन और इसकी जो ये धारा है थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सचिव कार्य करता है, समझ में आ गया नहीं है? आपने ये डेफिनेशन देखी तो आपको ये आभास हुआ होगा कि जो सचिव होता है वो हमेशा नियमों के अंतर्गत ही कार्य करता है ना। जब सचिव नियमों के अंतर्गत कार्य करता है तो हमने अभी आपको बताया था सचिव पद्धति में कि सचिव जो है वो पूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समस्त अपने कार्यालय के कार्यों को संपादित करता है और उनको पूरा करता है। अच्छा, सचिव का जो ये शब्द है सचिव, इसके बारे में आगे आएगा तो हम आपको इसके बारे में और विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बात और मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसमें कि सचिवी कार्य पद्धति में हमें प्रमुख रूप से यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी विषय से संबंधित मामले में क्या कार्रवाई करनी होती है। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये काम करना है और ये होगा कैसे, तभी तो काम हमसे गलत होगा, है ना। तो ये जानकारी उसी व्यक्ति को होती है जो सचिव होगा, उसे तो पता है ना कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, कि नियमों कानूनों के अंतर्गत होगा। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि सचिवी पद्धति के अंतर्गत प्रमुख रूप से यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी विषय से संबंधित मामले में क्या कार्रवाई करनी होती है। कोई काम है, अब उसमें उसका जो काम करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और प्रत्येक कार्रवाई के सिलसिले में वैधानिक नियमों का अनुसरण तो करना ही होता है, इसलिए एक सचिव को वैधानिक नियमों का जानना आवश्यक होता है। कोई भी काम है वो आपको अर्थात सचिव को वैधानिक तरीके से ही पूरा करना होता है।
ठीक है, वैधानिक तरीके से पूरा करना होता है। अगर वो वैधानिक तरीके से पूरा नहीं करता है अर्थात वो भारतीय कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो अगर जब कभी भी ये संज्ञान में आता है कि उसने भारतीय कंपनी अधिनियम का उल्लंघन किया है तो उसमें पेनल्टी लगती है, यहाँ तक कि उसको बाहर भी किया जा सकता है सचिव पद से। ठीक है, इसके साथ साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि सचिव पद्धति में यह भी ध्यान रखना है कि कंपनी के संबंध में बहुत से दस्तावेज, विवरण आदि के लिए फॉर्म निर्धारित होते हैं, है ना भाई। एक तो बात ये हो गई कि उसको सभी काम एक लीगल तरीके से करना है, और दूसरा हमने इसमें बताया था कि वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करना है। दूसरा था कि निर्धारित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करना है। निर्धारित कार्य प्रक्रिया का मतलब ये है कि जैसे अभी आपके यहाँ एडमिशन हुए, ठीक है, एडमिशन में हुआ तो एक प्रक्रिया थी कि एक बच्चा जब भी आता था तो उसको एक फॉर्म दिया जाता था, फॉर्म दिया गया एडमिशन का, और उसमें आपने अपनी समस्त अपने से संबंधित जितने भी सूचनाएं थी आप अंकित करते थे, है ना। तो एक व्यवस्था थी कि छात्र की जितनी सूचना है वो एक फॉर्म पर संकलित करनी है। तो सचिव को या कार्यालय सचिव पद्धति के अंतर्गत उसको भी जो उसमें जो दस्तावेज विवरण दिए गए हैं उनके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए कि किस काम में कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं, कौन कौन से फॉर्म का उसमें समावेश करना है, किनसे जानकारी उसको कलेक्ट करनी है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, इन फॉर्म में सूचनाएं, रिपोर्ट, आवेदन, विवरण तथा अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। अगर आपसे ये फॉर्म ले लिया गया, है ना, अगर ये फॉर्म आपका नहीं लिया जाता, आपकी ये फाइल नहीं बनाई जाती, तो आप लोगों के एनरोलमेंट फॉर्म भरे जा चुके हैं, है ना, तो वो जानकारी हमको कैसे मिलती नहीं मिलती। इसीलिए ये किसी कार्यालय में जो फॉर्म है, जो दस्तावेज लिए जाते हैं, उनका पूरा तरीके से सचिव पद्धति के अंतर्गत पालन सचिव के द्वारा करना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म का कलेक्शन करना है। अगर नहीं किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ने पर हमको जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास वो सूचना नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सचिव पद्धति के अंतर्गत कुछ मुख्य कार्य हैं, वो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। पहला है कंपनी का निर्गमन, दूसरा है व्यवसाय आरंभ प्रमाण पत्र, फिर है ज्ञापन में परिवर्तन, अनुच्छेदों का परिवर्तन, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का आवंटन। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। व्यवसाय आरंभ प्रमाण पत्र, ज्ञापन है। ज्ञापन
तो जो यहाँ पर मुख्य कार्य हैं जो सचिव पद्धति के अंतर्गत सचिव के द्वारा किए जाते हैं, उसमें पहला है कंपनी का निर्गमन। कंपनी किस प्रकार से स्टार्ट होगी, उसका जन्म किस प्रकार से होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा, वो कंपनी के निर्गमन के अंतर्गत आता है ना। कंपनी कैसे जन्म लेगी, जन्म लेने का मतलब यह है कि जिस समय उसके समस्त दस्तावेज पूरे कर लिए जाते हैं, पूरे करने के पश्चात वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनको सबमिट कर देते हैं, रजिस्ट्रार अपनी मोहर लगा देता है, तो वही मोहर लगते ही कंपनी का जन्म हो जाता है। तो ये कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है, इसको कहते हैं कंपनी का निर्गमन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय आरंभ प्रमाण पत्र। उसके पश्चात में व्यवसाय आरंभ करने का एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। उसी सर्टिफिकेट मिलने के पश्चात ही कंपनी अपना जो व्यापार है, उसका जो कामकाज है वो प्रारंभ कर सकती है। तो ये प्राप्त करना, इशू करने, ये जिम्मेदारी सचिव की होती है। ठीक है। विज्ञापन में परिवर्तन, अनुच्छेदों में परिवर्तन, है ना। एडवर्टीजमेंट जितने भी वहाँ से किए जाते हैं आपकी संस्था से, उनमें क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजिंग करनी है, वो सब जिम्मेदारी किसकी है, सचिव की है। अनुच्छेद जितने होते हैं, अनुच्छेद का मतलब ये है कि जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आर्टिकल्स होते हैं, उसके नियम कानून होते हैं, जिन नियमों के अंतर्गत कंपनी का हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उन नियमों में अगर कोई फेरबदल करना है तो वो जिम्मेदारी हमारी सचिव की होती है और वो सचिव पद्धति के अंतर्गत की जाती है। अब उसमें अनुच्छेद का परिवर्तन ऐसे तो नहीं कि अपने आप बैठे और पहले से जो लिखा हुआ था उसको मिटा दिया, व्हाइटनर लगा दिया, अपने आप लिख दिया, ऐसा तो नहीं होगा। उसकी एक कार्रवाई करनी पड़ती है, पूरी एक कमेटी बनेगी और उसमें नियम पास होंगे, मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें वोट पड़ेंगे, जैसे भी जो कार्य उसके हिसाब से जो उसकी जो कार्य पद्धति होगी उसके अंतर्गत वो कार्य किए जाएंगे। तो ये सचिव के द्वारा किया जाता है, जिसकी एक पद्धति है कि सचिव कैसे करेगा, वे ढंग से और मनमाने ढंग से नहीं होगा। जो इसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंतर्गत ही उसके द्वारा वो कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला है आपका अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन। अंश आप सभी लोग जानते होंगे, अंश क्या होते हैं, शेयर, है ना। शेयर इशू करना ये जिम्मेदारी सचिव की होती है, क्योंकि संस्था को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर जारी कर देती है, छोटे छोटे अपनी पूंजी के छोटे छोटे भाग के रूप में। 100 रुपये का शेयर, 50 रुपये का शेयर, 1000 का शेयर, जिसको जैसे हिस्सेदारी चाहिए व्यक्ति खरीदता है, उसके अनुसार पैसे देता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, सचिव की। सचिव शेयर जारी करता है। उसके पश्चात ऋण पत्रों का निर्गमन, ये भी जिम्मेदारी सचिव की होती है। ऋण पत्र जैसे अंश जारी करके पैसा लिया जाता है, वैसे संस्था को यदि और भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसके द्वारा डिबेंचर जारी किए जाते हैं, ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। और ये सभी सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट है कि आपने खरीदा और हमने आपको एक बॉन्ड दे दिया कि आपने हमारे यहाँ पर इतने का शेयर खरीदा है, जो भी उसका प्रॉफिट होगा आपको उसका लाभ मिलेगा। वैसे ही ऋण पत्र होते हैं, जब हमको शेयर से हमारा पैसे की पूर्ति नहीं हो, अपना व्यापार और बढ़ाना है, तो हमको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो संस्था ऋण पत्र जारी करती है कि जी मुझे ऋण दे दो, जनता से मांगती है ऋण, है ना। और उसके एवज में वो एक सर्टिफिकेट दे देती है आपको कि हमने आपसे इतने पैसा लिया, ठीक है। फिर अंशों का आवंटन, किसको कितना देना है, कितना अलॉट करना है अंश, तो ये जिम्मेदारी सब हमारी सचिव की होती है। और जो सचिव ये कार्य करता है, इन सभी की एक कार्य प्रक्रिया है, कार्य करने का एक प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत ही ये कार्य किए जाते हैं। और वो प्रक्रिया है सचिव पद्धति। सचिव पद्धति के अंतर्गत ही ये सब कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए सचिव के द्वारा, सचिव पद्धति के द्वारा ये सब काम किए जाते हैं। समझ गए भाई सभी? तो जिसको लिखना है वो लिख लो।
तो आज आपने इस सचिव पद्धति के अंतर्गत क्या सीखा? आपने ये जाना कि सचिव पद्धति क्या है, सचिव की परिभाषा क्या है और सचिव पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। अच्छा, एक मैंने कहा कि सचिव जो है, सचिव, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी, है ना। और सचिव जो व्यक्ति है वह, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गोपनीयता बनाए रखना। क्या होता है? गोपनीयता बनाए रखना, है ना। अब ये गोपनीयता शब्द सचिव को क्यों दिया गया? क्योंकि जो सचिव का जो इंग्लिश वर्जन है वो बना, वो उसमें अगर आप देखें तो ये सीक्रेट शब्द से बना, सीक्रेट, है ना। और सीक्रेट का मतलब क्या होता है ना, इसको क्या कहते हैं? गोपनीय, ठीक है ना। तो सचिव का अगर मुख्य कार्य आप देखें तो वो होता है उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं संस्था के, वो गोपनीय तरीके से किए जाए, है ना। ये लीगल कार्य जितने होते सब गोपनीय होते हैं, ठीक है। तो सचिव का मतलब होता है गोपनीयता बनाए रखना, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि सचिव जो है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा गोपनीय, सीक्रेट से बना हुआ है गोपनीय, ठीक है। तो इसमें आज हमने आपको बताया कि सचिव पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि कंपनी का निर्गमन, ठीक है। तो कंपनी के निर्गमन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के निर्गमन से अभिप्राय है कि कंपनी को जारी करना, कंपनी का जन्म कैसे होगा, कंपनी किस तरीके से प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। और उसके पश्चात में व्यवसाय आरंभ प्रमाण पत्र, जब तक कंपनी का जन्म नहीं होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक उसको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए जो भी दस्तावेज, जो भी प्रक्रिया है, जितने दिनों का समय लगना चाहिए उसी के अंतर्गत ही उसको वो सर्टिफिकेट जारी होता है। उसके पश्चात ज्ञापन का परिवर्तन, ज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट जितने भी जारी होते हैं वो, उसमें अगर कोई चेंजिंग करना है तो वो पूरे नियम कानून के अंतर्गत में ही रहते हुए उनमें चेंजिंग की जाएगी और वो जिम्मेदारी होती है सचिव, ठीक है। उसके पश्चात में अनुच्छेदों में परिवर्तन, अनुच्छेद जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद, है ना। वैसे ही कंपनी में भी अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। जब कंपनी का जन्म होता है तो पूरी उसका एक बायलॉज बनाया जाता है, नियम कानून बनाए जाते हैं, क्या व्यापार करेगी वो, कहाँ उसका कार्यालय होगा, कौन कौन से पदाधिकारी उसमें काम करेंगे और उसमें किसको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, उसका क्या कार्यक्षेत्र होगा, ये सब उसमें पूरा विस्तार से वर्णन होता है। तो अगर उसमें चेंजिंग करना है तो मतलब अनुच्छेदों में चेंजिंग करना है ना। तो उसमें मैंने कहा कि ऐसे डायरेक्टली चेंजिंग नहीं होती है कि अपने मनमाने ढंग से आप उसमें चेंजिंग कर लेंगे। उसकी आपको जितने आपके कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको बुलाना पड़ेगा, उनकी सहमति आपको लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट था अंशों का निर्गमन। अंश, शेयर मार्केट में जितने शेयर जारी होते हैं उनको जारी करने की जिम्मेदारी इशू करना। निर्गमन का मतलब होता है इशू करना, है ना। हाँ, ये शायद किसी को ना पता हो, निर्गमन का मतलब होता है इशू, इशू करना अर्थात जारी करना। यहाँ निर्गमन शब्द ये एक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। निर्गमन करना मतलब होता है जारी करना, ठीक है। तो अंश जो जारी करने का जो पूरा श्रेय जाता है वो सचिव को जाता है, क्लियर है। उसके पश्चात ऋणपत्र, ऋणपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डिबेंचर, डिबेंचर कहते हैं इसको। डिबेंचर का मतलब होता है ऋणपत्र जारी करना। जब अंश से पैसा कंपनी की पूर्ति नहीं होती, उसे लगता है और पैसा चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तब वो ऋणपत्र जारी करती है और पैसा मांगती है जनता से, है ना।
जनता पैसा देती है और उसके एवज में अपनी हिस्सेदारी तय होती है, उसको उसे प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, उसके पश्चात में एक और कार्य है इसका, जिसे लाभांश बोलते हैं। लाभांश का बंटवारा है ना, बंटवारा या फिर लाभांश का वितरण कर सकते हैं, ये प्रोसेस है। लाभांश का वितरण ये भी सचिव के द्वारा कार्य किया जाता है कि लाभांश समझते हैं जैसे कि लाभ जो हुआ, लाभ का अंश है ना, लाभ का एक भाग, उसको क्या कहते हैं, लाभांश। ठीक है भाई, जैसे कंपनी को कुछ भी लाभ हुआ, जो आप लोगों से पैसा शेयर के रूप में उसने प्राप्त किया, उसको वो किसी बिजनेस में लगाती है कंपनी, फिर उससे हमको प्रॉफिट होती है, तो उस प्रॉफिट को का जो मूल भाग है उस सब कुछ तो आपको दे देंगे, है ना। जितने जिस हिसाब से आपने हिस्सेदारी उसमें की थी, तो आपको उस लाभ का एक भाग मिलेगा, है ना, जैसे आपकी हिस्सेदारी। तो इसी को हम एक भाग को बोलते हैं लाभांश। तो लाभांश का वितरण करना ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है सचिव की। और उसके पश्चात जैसे सभा बुलाई जाती है ना, और लाभांश अंशों का वितरण हो गया, अंशों का आवंटन हो गया। उसके पश्चात ना अंशधारियों की सभा, अंशधारियों की सभा बुलाना अर्थात मीटिंग, ये भी काम सचिव का होता है और सचिव पद्धति के अंतर्गत ही किया जाता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि फोन किया और कह दिया कि कल मीटिंग है तो मुझे आ जाना। उसकी एक प्रक्रिया होती है कि 14 दिन के पहले आपको एक लेटर भेजना पड़ेगा, उसका एक प्रपोजल आपको भेजना पड़ेगा कि इस बार मीटिंग में क्या क्या कार्रवाई होनी है, किन तथ्यों पर वहाँ पर चर्चा होनी है। क्लियर है? तो ये अंशधारियों की सभा बुलाना हो, चाहे कोई पत्रकारियों की सभा बुलाना हो, चाहे संचालक मंडल की सभा बुलाना हो। ठीक है ना, संचालक मंडलों की सभा भी सचिव के द्वारा ही बुलाई जाती है और इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही सचिव कार्य करता है और वो प्रक्रिया हमारी सचिव पद्धति के तहत ही होती है। ठीक है ना, तो ये सभी कार्य है जो सचिव पद्धति के अंतर्गत सचिव के द्वारा किए जाते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन हमने बताई कि सचिव हमेशा भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये कार्य करता है, उसकी जितनी भी ड्यूटीज है वो उसी के तहत ही वो उन कार्यों का निष्पादन करता है। तो आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आगे की क्लास के संदर्भ में हम आपको आपके समूह पुनः उपस्थित होंगे और फिर से समझाने का आगे नेक्स्ट प्रयास करेंगे।